गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अब तक बात कर रहे थे अभिक्रिया एंथैल्पी के प्रकार के बारे में, ठीक है, जिसमें अपन ने पहली पढ़ा था संवहन एंथैल्पी। संवहन एंथैल्पी या फिर निर्माण एंथैल्पी या मानक संवहन एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच नोड एफ। ठीक है, तो संवहन एंथैल्पी क्या थी? तत्वों से एक मोल पदार्थ के निर्माण की एंथैल्पी जो होती है वो क्या कहलाती है? संवहन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, और मानक संवहन एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? एक मोल यौगिक या पदार्थ के मानक परिस्थितियों में निर्माण की एंथैल्पी परिवर्तन क्या कहलाता है? मानक संवहन एंथैल्पी परिवर्तन या मानक संवहन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, ये तो हो गई संवहन एंथैल्पी और या निर्माण एंथैल्पी की बात। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? दहन एंथैल्पी। क्या पढ़ेंगे? दहन एंथैल्पी। दूसरा है दहन एंथैल्पी। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया एंथैल्पी का प्रकार है दहन एंथैल्पी। दहन एंथैल्पी तो एक मोल पदार्थ या तत्व के पूर्ण ऑक्सीकरण यानी कि दहन, एक मोल तत्व या पदार्थ के पूर्ण ऑक्सीकरण या दहन पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाती है? दहन एंथैल्पी कहलाती है। और मानक परिस्थितियों में इसे क्या कहा जाता है? मानक दहन एंथैल्पी। मानक परिस्थितियों में इसे मानक दहन एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होती है दहन एंथैल्पी? एक मोल पदार्थ या तत्व के पूर्ण ऑक्सीकरण, एक मोल पदार्थ या तत्व के, एक मोल पदार्थ या तत्व के पूर्ण ऑक्सीकरण ब्रैकेट में दहन। ठीक है, पूर्ण ऑक्सीकरण पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन, होने वाला ऊष्मा परिवर्तन, एक मोल पदार्थ या तत्व के पूर्ण ऑक्सीकरण पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन दहन एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाती है? दहन एंथैल्पी कहलाती। ठीक है, तो ये हो गई दहन एंथैल्पी। और मानक परिस्थितियों में दहन एंथैल्पी को क्या कहते हैं? मानक दहन एंथैल्पी। मानक दहन एंथैल्पी कहा जाता है। मानक परिस्थितियों में इसे मानक दहन एंथैल्पी कहते हैं। मानक परिस्थितियों में इसे मानक दहन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, मानक परिस्थितियों में इसे क्या कहा जाता है? मानक दहन एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका उदाहरण देखते हैं क्या है। इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे सी ग्रेफाइट ले लिया अपन ने। सी ग्रेफाइट, ये क्या है? इसका कितना लिया है? 1 मोल लिया है। ठीक है, प्लस इसका ऑक्सीकरण करवाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कराया? इसका ऑक्सीकरण कराया, तो क्या बनी? CO2 बना। ठीक है, CO2 बना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 मोल तत्व, ये क्या ये तत्व है, कार्बन ग्रेफाइट एक तत्व है, तो 1 मोल तत्व से तत्व की पूर्ण ऑक्सीकरण करवाया इसका, तो उसमें होने वाला ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाता है? दहन एंथैल्पी कहलाती है। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं अपन, CH4। CH4 का 1 मोल लेते हैं। CH4 क्या है? यौगिक है। यौगिक का 1 मोल लिया, CH4 का 1 मोल लिया।
plus 2O2 change into CO2 plus 2H2O, CO2 plus 2H2O। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेती हूँ। CO2 गैसनेस प्लस 2H2O, ठीक है, लिक्विड। CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। ये L है, क्या है L, ठीक है, ये है गैस, ये गैस है। तो ये क्या है, दहन एंथैल्पी के दो एग्जाम्पल है। फिर दहन एंथैल्पी के क्या आते हैं, अनुप्रयोग। दहन एंथैल्पी के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या है दहन एंथैल्पी के? अनुप्रयोग क्या क्या है? अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग इसका ये है कि अभिक्रिया एंथैल्पी को ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अभिक्रिया एंथैल्पी, अभिक्रिया एंथैल्पी ज्ञात करने में पहला अनुप्रयोग क्या है इसका, अभिक्रिया एंथैल्पी ज्ञात करने में। अभिक्रिया एंथैल्पी ज्ञात करने में, अभिक्रिया एंथैल्पी ज्ञात करने में, ठीक है। तो अभिक्रिया एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच नोड अभिक्रिया, डेल्टा एच नोड अभिक्रिया यानी कि अभिक्रिया एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू दहन एंथैल्पी से। तो सिग्मा डेल्टा एच नोड सी, इसको कैसे दर्शाते हैं, डेल्टा एच नोड सी से। दहन एंथैल्पी को कैसे दर्शाते हैं, डेल्टा एच नोड सी से, ठीक है। तो क्या सिग्मा डेल्टा एच नोड सी किसकी है, प्रोडक्ट की, माइनस सिग्मा डेल्टा एच नोड रिएक्टेंट सी, सॉरी सिग्मा डेल्टा एच नोड सी रिएक्टेंट, सी रिएक्टेंट, ठीक है। तो अभिक्रिया एंथैल्पी ज्ञात करने में इस तरह से अभिक्रिया एंथैल्पी ज्ञात की जाती है। डेल्टा एच नोड अभिक्रिया इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एच नोड सी प्रोडक्ट माइनस सिग्मा डेल्टा एच नोड सी रिएक्टेंट, ठीक है। तो अभिक्रिया एंथैल्पी ज्ञात करने में डेल्टा एच नोड अभिक्रिया कैसे ज्ञात करेंगे, सिग्मा डेल्टा एच नोड सी प्रोडक्ट माइनस सिग्मा डेल्टा एच नोड सी रिएक्टेंट। दूसरा इसका अनुप्रयोग क्या है, दहन एंथैल्पी का दूसरा अनुप्रयोग क्या है, तो कैलोरीफिक मान ज्ञात करने में। दूसरा अनुप्रयोग है इसका कैलोरीफिक मान ज्ञात करने में, कैलोरीफिक मान ज्ञात करना है। दूसरा है कैलोरीफिक मान ज्ञात करने में, ठीक है, कैलोरीफिक मान ज्ञात करने में। तो सबसे पहले तो कैलोरीफिक मान क्या होती है या कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, तो 1 ग्राम ईंधन या भोज्य पदार्थ के दहन में उत्पन्न ऊष्मा क्या कहलाती है, कैलोरीफिक मान कहलाती है, ठीक है। 1 ग्राम ईंधन या भोज्य पदार्थ के दहन में उत्पन्न ऊष्मा क्या कहलाती है, कैलोरीफिक वैल्यू या कैलोरीफिक मान कहलाती है। 1 ग्राम
1 ग्राम ईंधन, 1 ग्राम ईंधन या भोज्य पदार्थों के दहन में, भोज्य पदार्थों के दहन में उत्पन्न ऊष्मा। 1 ग्राम ईंधन या भोज्य पदार्थों के दहन में उत्पन्न ऊष्मा। ठीक है, क्या कहलाती है? कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। कैलोरीफिक वैल्यू या मान कहलाती है। ठीक है, तो क्या है कैलोरीफिक वैल्यू? कैलोरीफिक वैल्यू या कैलोरीफिक मान क्या है कि 1 ग्राम ईंधन या भोज्य पदार्थों के दहन में उत्पन्न ऊष्मा कैलोरीफिक मान कहलाती है। कैलोरीफिक मान कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया कैलोरीफिक मान। अब कैलोरीफिक मान के लिए एक फॉर्मूला है। कैलोरीफिक वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला है डेल्टा H नोट C। ये क्या है? दहन एंथैल्पी अपॉन m। ये क्या है? अणुद्रव्यमान। तो क्या लिखेंगे? दहन एंथैल्पी, मानक दहन एंथैल्पी अपॉन ईंधन या भोज्य पदार्थ का क्या है? अणुद्रव्यमान। क्या? अणुद्रव्यमान। मानक दहन एंथैल्पी ये क्या है? मानक डेल्टा H नोट C क्या है? मानक दहन एंथैल्पी मानक दहन एंथैल्पी किसमें है? जूल। एक मानक दहन एंथैल्पी अपॉन ईंधन या भोज्य पदार्थ का अणुद्रव्यमान। क्या है? अणुद्रव्यमान m। ठीक है, तो डेल्टा H नोट C अपॉन m, डेल्टा कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा H नोट C अपॉन m। डेल्टा H नोट C क्या है? मानक दहन एंथैल्पी, और m क्या है? ईंधन या भोज्य पदार्थ का अणुद्रव्यमान। ठीक है, और ये जो है वो जूल पर मोल में दी जाती है। जूल पर मोल। ठीक है, जूल मोल इनवर्स। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH4 का कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? CH4 की कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो CH4 का CH4 की कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? CH4 कैलोरीफिक वैल्यू, CH4 कैलोरीफिक वैल्यू वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा H नोट C, डेल्टा H नोट C किसका? CH4 का। ठीक है, दहन एंथैल्पी किसकी? CH4 की, अपॉन CH4 का अणुद्रव्यमान कितना होता है? CH4 का अणुद्रव्यमान होता है 16। कार्बन के 12 और 4 हाइड्रोजन 16। ठीक है, डेल्टा H नोट C CH4 अपॉन 16। ठीक है, तो ये कैलोरीफिक CH4 का कैलोरी वैल्यू हो गया, कैलोरीफिक वैल्यू हो गई। ठीक है, अब कैलोरीफिक वैल्यू का नाम मात्रक क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू का मात्रक क्या है? तो कैलोरीफिक मान का मात्रक क्या होगा? जूल पर ग्राम।
जूल पर ग्राम या जूल ग्राम इनवर्स, जूल पर ग्राम या जूल ग्राम इनवर्स। ठीक है, फिर तीसरा इसका अनुप्रयोग क्या आता है, दहन ताप ज्ञात करने में। तीसरा इसका अनुप्रयोग क्या था, दहन ताप करने में। पहला अनुप्रयोग था दहन एंथैल्पी का कि अभिक्रिया एंथैल्पी ज्ञात करने में। दूसरा अनुप्रयोग क्या था, कैलोरीफिक मान ज्ञात करने में। और तीसरा इसका अनुप्रयोग आता है दहन ताप ज्ञात करने में। क्या, दहन ताप ज्ञात करने में। तीसरा अनुप्रयोग क्या है इसका, दहन ताप ज्ञात करने में। दहन ताप ज्ञात करने में। तो सबसे पहले तो दहन ताप क्या है, ठीक है ना। दहन ताप क्या होता है, दहन ताप होता है, दहन ताप क्या होता है, तो दहन ताप ज्ञात करने में दहन एंथैल्पी का अनुप्रयोग क्या है कि दहन ताप ज्ञात करने में, दहन ताप क्या होता है सबसे पहले तो वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ का दहन प्रारंभ होता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ का दहन प्रारंभ होता है या स्वयं जलना प्रारंभ करता है, क्या कहलाता है, दहन ताप कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ का दहन प्रारंभ होता है या दहन या स्वयं जलना प्रारंभ करता है, उसे क्या कहते हैं, दहन ताप कहते हैं, उसे दहन ताप कहते हैं। ठीक है, तो दहन ताप क्या है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ का दहन प्रारंभ होता है, पदार्थ का दहन प्रारंभ होता है या स्वयं जलना प्रारंभ करता है, या वह स्वयं जलना प्रारंभ करता है, उसे क्या कहते हैं, दहन ताप कहते हैं, दहन ताप कहते हैं। ठीक है, तो दहन ताप ज्ञात करने में वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ का दहन प्रारंभ होता है या स्वयं पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उसे तो कहते हैं दहन ताप। ठीक है, अब दहन ताप ज्ञात करने के लिए किरचॉफ समीकरण या किरचॉफ समीकरण का उपयोग किया जाता है। दहन ताप ज्ञात करने के लिए किरचॉफ समीकरण या किरचॉफ समीकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दहन ताप ज्ञात करने के लिए दहन ताप ज्ञात करने के लिए किरचॉफ समीकरण का उपयोग किया जाता है। अब किरचॉफ समीकरण क्या होती है, दहन ताप ज्ञात करने के लिए किरचॉफ समीकरण का उपयोग किया जाता है ना। तो अब किरचॉफ समीकरण क्या होती है, तो किरचॉफ समीकरण डेल्टा एच नोट सी से ही रिलेटेड है। किरचॉफ समीकरण दहन एंथैल्पी किरचॉफ समीकरण जो है वो दहन एंथैल्पी से ही रिलेटेड है। ठीक है ना, तो डेल्टा एच नोट सी किरचॉफ समीकरण होता है डेल्टा एच नोट सी इज इक्वल टू सीपी ब्रैकेट में T2 माइनस T1। क्या होता है, डेल्टा एच नोट सी ब्रैकेट में डेल्टा एच नोट सी इज इक्वल टू सीपी ब्रैकेट में क्या है, T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1। अब T1 क्या है, प्रारंभिक ताप है। T1 क्या है, प्रारंभिक ताप। और T2 क्या है, यहाँ पे दहन ताप है। क्या है, दहन ताप। ठीक है, अपन को ज्ञात क्या करना है, दहन ताप ही ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है अपन को, दहन ताप ज्ञात करना है। तो दहन ताप कैसे ज्ञात करेंगे, T2 इज इक्वल टू
दहन ताप ज्ञात करना है अपन को T2, ठीक है। तो T2 कैसे ज्ञात करेंगे, डेल्टा एच नोट सी, डेल्टा एच नोट अपॉन Cp प्लस T1 क्या आएगा, डेल्टा एच नोट सी अपॉन क्या आएगा Cp प्लस क्या आएगा T1, ठीक है। तो ये कैसे आया, देखो ये जो Cp है अपन को क्या निकालना है, T2 निकालना है। ये जो Cp है वो सबसे पहले तो इसके नीचे आ जाएगा, डेल्टा एच नोट सी के नीचे आ जाएगा Cp, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचा, T2 माइनस T1 बचा है, अपन को T1 निकालना है। तो ये जो सॉरी अपन को T2 निकालना है, तो ये T1 जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा प्लस T1, ठीक है। तो क्या आया अपने पास, T2 इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट सी अपॉन Cp प्लस T1। तो इस तरह से दहन ताप ज्ञात किया, किससे, दहन एंथैल्पी से, ठीक है। दहन एंथैल्पी का अनुप्रयोग क्या हुआ, दहन ताप ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। तो दहन ताप ज्ञात किया, तो ये हो गए दहन एंथैल्पी के अनुप्रयोग, दहन एंथैल्पी के अनुप्रयोग। ये दहन एंथैल्पी क्या थी, सेकंड नंबर था। अब नेक्स्ट आता है अपने विलियन एंथैल्पी। नेक्स्ट क्या आती है अपने, विलियन एंथैल्पी, डेल्टा एच नोड विलियन, डेल्टा एच नोड विलियन। तीसरे नंबर पे क्या आता है अपने, डेल्टा एच नोड विलियन या विलियन एंथैल्पी, विलियन एंथैल्पी, ठीक है। डेल्टा एच नोड विलियन, डेल्टा एच नोड डेल्टा एच नोड विलियन या डेल्टा एच नोड सॉल्यूशन, ठीक है। तो विलियन एंथैल्पी क्या होती है, तो एक मोल ठोस विलय की, एक मोल ठोस विलय की निश्चित मात्रा विलायक में घुलने से होने वाला ऊष्मा परिवर्तन, एक मोल ठोस विलय की निश्चित मात्रा विलायक में घुलने से होने वाला ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाता है, विलियन एंथैल्पी कहलाती है या विलियन एंथैल्पी कहलाता है। तो क्या है विलियन एंथैल्पी, डेल्टा एच नोड विलियन, एक मोल ठोस विलय की निश्चित मात्रा विलायक में घुलने से, विलायक में घुलने से होने वाला, घुलने से होने वाला ऊष्मा परिवर्तन, होने वाला ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाता है, विलियन एंथैल्पी कहलाता है। एक मोल ठोस विलय की निश्चित मात्रा, एक मोल ठोस विलय की निश्चित मात्रा विलायक में घुलने से होने वाला ऊष्मा परिवर्तन विलियन एंथैल्पी कहलाता है, ठीक है। ये क्या है, विलियन एंथैल्पी है, विलियन एंथैल्पी कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गई विलियन एंथैल्पी, डेल्टा एच नोट विलियन या डेल्टा एच नोट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके क्या लेते हैं अपन, उदाहरण लेते हैं, ठीक है। विलियन एंथैल्पी या डेल्टा एच नोट विलियन हो गया ये। अब इसके एग्जांपल लेते हैं, NaCl क्या है, सॉलिड है, ठोस है, ठोस लेना है, ठोस विलय की मात्रा लेनी है 1 मोल, तो NaCl सॉलिड, NaCl सॉलिड, इसका कितना लिया, 1 मोल लिया, ठीक है, इसका 1 मोल लिया। अब इसको किसमें घोला, विलायक में, तो एक्वस, ठीक है। तो क्या होगा, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ठीक है,
Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। ठीक है, तो इसमें उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा या इसमें होने वाला ऊष्मा परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है? विलियन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं, CuSO4। CuSO4 सॉलिड, इसका भी 1 मोल लिया अपन ने, प्लस एक्वस चेंज इनटू Cu2 प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस। ठीक है, तो ये इसका एक और उदाहरण हुआ। CuSO4 सॉलिड है, इसको विलायक में घोला एक्वस, तो Cu2 प्लस एक्वस और प्लस SO4 2 माइनस एक्वस। ठीक है, इनके लिए क्या होगा? डेल्टा H नोड सॉल्यूशन। ये क्या होगा? डेल्टा H नोड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए भी डेल्टा H नोड सॉल्यूशन। ठीक है, डेल्टा H नोड सॉल्यूशन और उसके लिए भी डेल्टा H नोड सॉल्यूशन। फिर आता है जल योजन एंथैल्पी। नेक्स्ट क्या है? चौथी, जल योजन एंथैल्पी। जल योजन ऊष्मा या जल योजन एंथैल्पी। ठीक है, जल योजन एंथैल्पी या जल योजन ऊष्मा। ठीक है, डेल्टा H नोड हाइड्रेशन। क्या है? डेल्टा H नोड हाइड्रेशन। तो जल योजन ऊष्मा या जल योजन एंथैल्पी क्या होती है? तो एक मोल निर्जल लवण द्वारा, एक मोल निर्जल लवण द्वारा जल के निश्चित मोलों को अवशोषित करके क्रिस्टल में परिवर्तित होने पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन। क्या है? एक मोल निर्जल लवण द्वारा जल के निश्चित मोलों को अवशोषित करके क्रिस्टल में परिवर्तित होने पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाता है? जल योजन एंथैल्पी या जल योजन ऊष्मा या डेल्टा H नोड हाइड्रेशन। ठीक है, तो क्या है? एक मोल निर्जल लवण द्वारा जल के निश्चित मोलों को अवशोषित करके, जल के निश्चित मोलों को अवशोषित करके क्रिस्टल में परिवर्तित होने पर, क्रिस्टल में परिवर्तित होने पर, क्रिस्टल में परिवर्तित होने पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन, होने पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाती है? जल योजन एंथैल्पी कहलाती है। जल योजन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, तो क्या है? एक मोल निर्जल लवण द्वारा जल के निश्चित मोलों को अवशोषित करके क्रिस्टल में परिवर्तित होने पर, जल के निश्चित मोलों को अवशोषित करने के बाद जो क्रिस्टल में परिवर्तित होगा ना, उसमें होने वाला ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाती है? जल योजन एंथैल्पी या जल योजन ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CuSO4 प्लस 5H2O। ये CuSO4 क्या है? निर्जल है। ठीक है, इसका 1 मोल लिया, ये क्या है? निर्जल लवण है, इसका 1 मोल ले लिया अपन ने। ठीक है, और ये क्या करेगा? CuSO4 जल के निश्चित मोलों को अवशोषित करेंगे, यानी कि 5H2O का अणु जो है वो अवशोषित करेगा, तो क्या बनेगा? क्रिस्टल। CuSO4
CuSO4 0.5H2O, ठीक है, ये क्रिस्टल बनाया। इसी तरह से इसके लिए डेल्टा H नोड क्या होगा, हाइड्रेशन होगा इस अभिक्रिया के लिए, डेल्टा H नोड हाइड्रेशन, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। MgSO4 प्लस MgSO4 सॉलिड है, ये भी क्या है, निर्जल है। इसका भी क्या लिया है, 1 मोल लिया है अपन ने, ठीक है, प्लस 7H2O, 7 H2O के अणु अवशोषित करिए, क्या बनाएगा, क्रिस्टल बनाएगा MgSO4.7H2O, MgSO4.7H2O, ठीक है। तो ये हो गई जल योजन एंथैल्पी, ठीक है, जल योजन एंथैल्पी और उसके उदाहरण। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक अपने उदासीनीकरण एंथैल्पी या ऊष्मा, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उदासीनीकरण एंथैल्पी या